चलिए हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये एसएससी जीडी का हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ्स का, जो कि सारा का सारा आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा। सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन को सोल्व करने का जो अच्छा अप्रोच होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लोग बारी बारी से करेंगे और पूरा का पूरा 20 सवाल अच्छे अप्रोच के साथ करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि किसी संख्या को 11 से गुना करने पर 180 से उतना ही अधिक हो जाता है जितना कि वह शुरू में 180 से कम था। यानी शुरू में जो संख्या था ना सर, वो 180 से कम था। तो मान लीजिए कि शुरू में संख्या x था, लेकिन ये तो कह रहा है कि 180 से कम था, तो 180 से कितना कम है उसके लिए हमको 180 घटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 180 से कम है मेरे भाई, तो 180 में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना कम है। तो 180 से x क्या है, कम है, तो 180 में से हम क्या कर लेंगे, x को यहाँ पर घटा लेंगे। तो कह रहा है किसी संख्या को 11 से गुना करने पर 180 से उतना ही अधिक हो जाता है, लेकिन जैसे ही संख्या को 11 से गुना करते हैं, जैसे ही संख्या को 11 से गुना करते हैं तो मेरे भाई ये 180 से ज्यादा हो जाता है। ये 180 से ज्यादा हो जाता है। कितना ज्यादा है जी, तो 11x में से 180 घटाएंगे। अब ये कह रहा है कि जितना ये ज्यादा हो जाता है उतना ही ये कम है, ऐसा सवाल बोला, मतलब दोनों बराबर होगा। ये हो जाएगा 180 यानी 11x इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का 12x, और ये हो जाएगा माइनस का 180 और उधर जाएगा माइनस का 180 माइनस का 360। माइनस से माइनस कटेगा, 12 से काटेंगे 30 बार में, यानी x का मान कितना होगा 30, यानी संख्या मेरा कितना है 30 है। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, दूसरा सवाल। ये कह रहे हैं कि इसका आपको क्या निकालना है जी, लसा यानी लघुत्तम। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि जब ऐसे संख्याओं का लघुत्तम निकालना होता है मेरे भाई, तो लघुत्तम में सबसे अधिकतम पावर लिया जाता है। सबसे क्या लेते हैं जी, अधिकतम पावर। तो 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम पावर कितना है, 2 का पावर 3। ठीक है ना, लघुत्तम में अधिकतम पावर लेंगे। 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 4 है, यहाँ 3 का पावर 5 है, तो बोलेंगे अधिकतम पावर 3 का पावर 5। अगर हम यहाँ देखें तो 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर नहीं है, तो अधिकतम पावर कितना है, बोलेंगे 5 का पावर 2 है ना। अगर हम बोले तो 7 तो यहाँ है नहीं, यहाँ 7 का पावर 1 है और यहाँ 7 का पावर 9 है, तो अधिकतम पावर कितना है, 7 का पावर 9। यही आपका आंसर होगा। 2 का पावर 3, 3 का पावर 5, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 9। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, थर्ड नंबर। कह रहा है यहाँ पे अगला सवाल कि 225 मीटर लंबे बाड़े में, 225 मीटर का लंबा बाड़ा, मतलब एक जगह मान लीजिए, उसमें जो है वो 26 पेड़ लगाया जाता है। 225 मीटर है जी, यहां से यहां तक कुल लंबाई कितना है मेरे भाई, 225 मीटर। इसमें जो है वो कितना पेड़ लगाया जाता है, कितना, 26 गो पेड़ लगाया जाता है, 26 गो। कह रहा है कि बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ है, यानी इस साइड भी एगो पेड़ है और इस साइड भी एगो पेड़ है। तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगा, प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी क्या है, क्योंकि बराबर दूरी पे पेड़ को लगाया जा रहा है। तो आप सोच के देखो जरा सा, जैसे मान लो भाई कि अगर मान लो ये 3 पेड़ है, ये 3 पेड़ है, तो कितना गैप बनेगा बीच में, गैप कितना बनेगा। आप बोलेंगे जब 3 पेड़ होगा ना तो सर 2 ही गैप बनेगा। गैप कितना बनेगा, 2। तो अगर पेड़ 26 गो है तो गैप कितना बनेगा, 25 गो, क्योंकि एक कम बनेगा। अगर आप 4 गो पेड़ लगाएंगे जी तो 3 गो गैप बनेगा। कितना गैप बनेगा, 3। अगर मान लीजिए 4 पेड़ लगाएंगे तो एक गैप यहाँ बना, एक गैप यहाँ बन रहा है और एक गैप यहाँ बन रहा है। ये तीनों गैप बराबर है, लेकिन गैप बना कितना, 3 गैप बना। उसी प्रकार से अगर यहाँ 26 को पेड़ लगा रहे हैं जी, तो कितना गैप बनेगा मेरे भाई, 25 को गैप बनेगा। अगर यहाँ 26 पेड़ लगाएंगे तो गैप कितना बनेगा मेरे भाई, 25 गैप बनेगा। तो यहाँ टोटल कितना है, 225। 225 कुल दूरी है और गैप बना कितना, 25 ठो। तो प्रत्येक गैप का लंबाई कितना होगा, प्रत्येक गैप जो होगा वो 9 मीटर का होगा। और आपसे यही पूछा था कि एक पेड़ से दूसरी पेड़ के बीच का दूरी यानी गैप कितना है जी, तो 9 मीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर है। ठीक है ना। आइए अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़का और 800 लड़कियां हैं जी। लड़के कितना है जी, 1000। अच्छा, यहाँ 1000 में भी 2 जीरो, 800 में भी 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो काट लेंगे, रेशियो ले लेते हैं यहाँ पर 5:4। तो लड़का अगर 5 होगा तो लड़की कितनी होंगी, 4 होंगी। ठीक है, इस प्रकार से बोले। आगे सवाल में बोला कि लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण होगा, यानी 60% लड़का क्या हो गया जी, पास हो गया, और लड़की में 50% पास हुई है। तो कह रहा है कि वैसे विद्यार्थी का प्रतिशत निकालो जो फेल हो गया है। अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना है, यानी कितने लोग हैं जो फेल हो गया। आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब फेल पूछेगा तो आपको परसेंटेज जो दिया गया उसका फेल वाला निकालना है। यहाँ तो पास का परसेंटेज दिया है, तो अगर लड़का 60% पास किया है मेरे भाई, तो 40% यहाँ पर फेल किया होगा।
फेल कितना किया है जी 40%, ठीक है ना। अगर लड़की 50% पास की है तो 50% यानी आधा क्या की होगी, फेल की होगी। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन टोटल आपको फेल निकालना है कि टोटल फेल कितना करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 × 5 = 20 यानी 200%, और ये हो जाएगा 5 × 20 यानी फिर से 200%, और बटे कितना हो जाएगा 5 और 4 9, कुल रेशियो से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 400% बटे कितना हो जाएगा 9। 400 को 9 से भाग देंगे तो 9 चौके 36, 4 हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 44.4। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर है, इतना परसेंटेज ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे आएंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है भाई 25 नंबर सवाल, कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनकी योगफल का 25% है। दो संख्याओं को 15% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योगफल का 15% है। अब ध्यान से देखोगे भाई 15% का मतलब कितना होता है जी, 15% का मतलब है 3/20। मेरे भाई कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का जो अंतर है ना, जो अंतर है वो योग का, तो नीचे जो होता है ना वो इसके ठीक पहले वाला का मान होता है। तो योग कितना है 20, योग कितना है मेरे भाई 20 है। दो संख्याओं का योग कितना है 20, जबकि अंतर कितना है जी 3। तो अंतर कितना है जी 3, अंतर कितना है 3, क्योंकि कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है ना उनके योगफल का 3/20 है। मतलब अगर योगफल 20 रहा होगा तो अंतर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। तो कह रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताओ। अगर आपको कभी भी दो संख्याओं का योगफल पता हो और दो संख्याओं का अंतर मालूम हो, दो संख्याओं का योगफल पता है और दो संख्याओं का अंतर पता है जी, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ करके 2 से भाग देंगे और छोटी संख्या निकालने के लिए घटा करके 2 से भाग देंगे। तो मेरे भाई अगर आप बड़ी संख्या निकालना चाहते हो तो जोड़ करके 2 से भाग देना है, 20 और 3 23/2, ये हो गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या निकालना चाहते हो, छोटी संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना, घटा के 2 से भाग देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17/2। लेकिन अब आपको यहाँ पर अनुपात पूछा है छोटा से बड़ा का, छोटा से बड़ा, तो छोटा कितना है 17/2 और बड़ा कितना है जी 23/2। ये बटे 2 से बटे 2 कट जाएगा तो आंसर होगा 17/23। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर है 17/23, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आएंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर शेषफल जो आता है वो 1 1 6 आता है। तो कह रहा है संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। सही सवाल है, कह रहे हैं यहाँ पे कि एक संख्या को क्रमिक रूप से, मतलब एक बार संख्या को 2 से भाग देना, 3 से क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब है ऐसे सवालों को आपको इस तरह से करना होता है। जैसे मान लो भाई यहाँ इधर आपको लिखना है भाजक, कि आप किससे भाग दे रहे हो, और इधर लिखना होता है शेषफल। इधर क्या लिखना होता है शेषफल। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ कह रहा है कि पहले 2 से भाग देना है, पहले 2 से भाग दिए, फिर किससे भाग दिए जी 3 से भाग दिए, और फिर किससे भाग दिए 7 से। तो इस प्रकार से जो शेषफल आया वो 1 1 6 आया, 1 1 6 आया, ठीक है ना। शेषफल कितना आया 1 1 6। अब यहाँ पर आपको ये इसको मान लेंगे 1, ये कितना रहेगा ये 1, 1 लेके बनाएंगे यहाँ पे 1। तो ये 1 मान लो भाई कि ये भागफल हो, यहाँ पे लिखा जाता है भागफल, यहाँ क्या लिखेंगे भागफल, क्या लिखेंगे जी भागफल। तो आपको पता है कि भाजक गुने भागफल में शेषफल जोड़ोगे तो ये तो भाजक है ना, ये क्या है भाजक, और ये शेषफल। तो भाजक में भागफल से गुना करेंगे, शेषफल जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 और 6 13, यानी यहाँ पर कितना रहा होगा 13। तभी तो ये भाग देखे ना, 7 एकम 7 6 13 हुआ। अब इसको भी उसी तरह से 13 3 39 और 1 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ रहा होगा 40। 40 दूना 80 और 1 81, यानी यहाँ कितना रहा होगा जी 81, यानी संख्या कितना था 81। तो सवाल में बोला कि 81 को अगर आप 42 से भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा। आपसे यही तो बोला है कि अगर उसी संख्या को 42 से भाग दोगे, तो मेरे भाई 81 को अगर आप 42 से भाग दोगे तो बोलेंगे शेषफल कितना आएगा। शेषफल आएगा जी 11 में से 2 जाएगा 9, और ये 7 में से 4 गया 3, यानी 39। 39 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे नन जो है वो यही आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अगला सवाल में आएंगे नेक्स्ट 27 नंबर। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार करती है और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकेंड में रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई। चलो एक रेलगाड़ी जो है वो 150 मीटर लंबे पुल को जो है वो यहाँ पर 15 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी का लंबाई तो हमको पता नहीं है। मान लो भाई कि रेलगाड़ी x मीटर लंबा है, x मीटर लंबा है रेलगाड़ी। अब वो कितना के स्पीड से चल रहा है ये भी सवाल में बोला नहीं है। मान लो कि कोई भी स्पीड से चल रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि उसका स्पीड जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा है y, तो x मीटर जो है, x मीटर की दूरी अगर y के स्पीड से चलेगा तो 9 सेकेंड लगता है। सवाल ये बोला है
कितना लगता है जी 9 सेकंड। तो x का मान कितना होगा 9y के बराबर होगा। यहाँ से x क्या है, ट्रेन की लंबाई है। x क्या है जी, ट्रेन की लंबाई, यही हमसे पूछा था, यानी x का मान निकालना है आपका, ट्रेन की क्या निकालना है, लंबाई। सवाल ये कह रहा है कि 150 मीटर लंबे पुल को, लेकिन जब वो एक पुल को पार करता है ना, तो जब पुल को पार करेगा तो अपना और ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई को पार करेगा। अब चलेगा कितना के स्पीड से, अभी भी y के ही स्पीड से चलेगा, लेकिन उस समय जो समय लगता है वो कितना लगता है जी 15, कितना लगता है 15 सेकेंड। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, x प्लस 150 जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई, 15y के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 15y के बराबर होगा, ठीक है ना। आपको दिख रहा है कि हमें चाहिए क्या, हमें तो x चाहिए, तो y का तो जरूरत ही नहीं, y हटना चाहिए। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अगर इसको भाग दे देते हैं तो y कट जाएगा और हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको भाग दे लो भाई, x बटे x प्लस 150 और बराबर कितना हो जाएगा 9y बटे 15 y। ये y से y कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। यहाँ से सोल्व करेंगे जी, 5x बराबर हो जाएगा 3x प्लस 15 ते 45, 450 है ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 450 और 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 225 मीटर। यानी जो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितना होगा 225 मीटर। ट्रेन की लंबाई 225 मीटर, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर है। आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है कि राजू, श्याम और हरि द्वारा बनाए गए औसत रनों का योगफल हरि तथा किशोर द्वारा बनाए गए रनों के योग औसत से 7 कम है। अच्छा, सिंपल सवाल है, बस सवाल ऐसे सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेना है। राजू है, श्याम है और हरि है, इन तीनों जो है वो जितना रन का औसत बनाया, जैसे मान लो भाई कि राजू जो है वो कुछ न कुछ बनाया, राजू कुछ न कुछ रन बनाया होगा, फिर कौन बनाया, यहाँ पे श्याम बनाया और फिर कौन बनाया, हरि बनाया। तो इनका औसत निकालेंगे तो 3 से भाग देना होगा। और ये औसत तो ठीक है, इतना आ गया, लेकिन फिर कह रहा है कि श्याम, हरि और किशोर, श्याम, हरि और किशोर, ठीक है ना, श्याम, हरि और किशोर, इन तीनों भी कुछ न कुछ रन बनाया। श्याम, हरि और किशोर भी क्या किया सर, तीनों ने कुछ न कुछ रन बनाया। अब इसका भी तो औसत कुछ न कुछ होगा, हाँ सर औसत इसका भी होगा। तो इसका भी औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 3 से भाग देंगे। सवाल में बोला कि ये जो बनाया ना राजू, श्याम, हरि द्वारा बनाए गए जो औसत है वो इन सब के बनाए द्वारा औसत से 7 कम है। मेरे भाई ये वाला जो है ना वो 7 कम है, ये वाला 7 कम है, तो घटा देंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये 7 कम है तो इसमें 7 जोड़ दो तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, इसके क्या आ जाएगा जी बराबर। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो श्याम प्लस हरि और प्लस कितना है किशोर, अब बटे 3 माइनस राजू प्लस श्याम प्लस हरि बटे 3 और ये बराबर कितना हो जाएगा जी 7 के बराबर, ठीक है ना। यहाँ से सोल्व करेंगे भाई तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर s प्लस h प्लस k माइनस का r माइनस का s माइनस का h बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कट रहा है, ये h से h कट जाएगा, उसके बाद s से s भी कट जाएगा, 2 चीज बच गया मेरे पास, k माइनस r बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 7। अब सवाल में कुछ और बोला था, यदि किशोर के रनों की संख्या 35 रही हो, अगर किशोर 35 रन बनाया तो सवाल में बोला राजू कितना बनाया, तो भाई k फॉर किशोर और राजू, तो अगर आप k की जगह 35 रख दोगे तो राजू का नहीं आ जाएगा, तो 35 माइनस का r बराबर कितना हो जाएगा 7 3 21, तो r बराबर कितना हो जाएगा 35 में से 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी 14 रन जो है वो यहाँ पर राजू बनाया होगा। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आंसर है, 14 रन कौन बनाया, राजू। अब आइए नेक्स्ट अगले सवाल पर आएंगे, 29 नंबर। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक ठेकेदार 38 दिनों में एक काम समाप्त करने के लिए 30 आदमी को काम पर लगाता है। 25 दिन के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देने से 1 दिन पहले काम हो जाता है। कहने का मतलब है पहले काम 38 दिन में होता था, लेकिन वो क्या किया कि 25 दिन तक तो काम करवाया, ठीक है उतना ही आदमी से, लेकिन 25 दिन के बाद वो 5 आदमी और लगा दिया। 5 आदमी जैसा ही वो और लगाया तो वो देखा कि भाई काम ना 1 दिन पहले हो गया, मतलब काम 37 दिन में हो गया। कितना दिन में हो गया जी 37 दिन में हो गया। तो सवाल में बोला कि यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाया होता, अगर काम पर नहीं लगाया होता ज़्यादा आदमी 5 जो बढ़ाया, अगर वो नहीं बढ़ाया होता तो काम जो है वो कितने दिन बाद समाप्त होता, मतलब 38 दिन में करना था तो और कितना दिन लग जाता, सवाल ये बोला है आपसे। सुनेंगे ध्यान से, ये 38 दिन है जी, आदमी शुरू में 30 लगा था, 30 आदमी लगा था और उसको 38 दिन में काम को खत्म कर देता, लेकिन हुआ क्या कि 25 दिन काम करवाया,
उसके बाद रुका, अब बोला रुको अभी 5 और आदमी ले आते हैं, तो यानी 30 आदमी पहले से था, 35 आदमी बचा जी, अब 35 आदमी हो गया क्योंकि 5 आदमी और ले आया। तो 35 आदमी जब काम कर लगा तो काम जो है वो 1 दिन पहले खत्म हो गया, मतलब 37वें दिन में हो गया। मेरे भाई 25 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 दिन तक तो 30 आदमी काम किया, ठीक है। बचे हुए 37 दिन में अगर काम कंप्लीट हो रहा है, यानी 12 दिन ये लोग मिलकर काम किया है। 25 दिन तो खत्म हो गया, लेकिन 12 दिन में ये लोग काम पूरा कर दिया 35 आदमी। तो 35 आदमी जो काम 12 दिन में किया, 35 आदमी जो काम 12 दिन में किया, हमको वही देखना है कि अगर वही काम 35 आदमी नहीं करता, यानी 5 अगर नहीं लगाते, 30 गो से करवाते, तो कितना समय लग जाता। 35 आदमी जो काम 12 दिन में किया, अगर वही काम अगर मान लीजिए 5 आदमी हम नहीं लगाते तो 30 आदमी से करवाना पड़ता, तो कितना दिन हो जाता, 5 36, 5 7 35, यानी 6 दूना 12, यानी कितना लगता जी 14 दिन। 14 दिन लगता अगर हम 35 आदमी नहीं लगाते, तो 35 आदमी नहीं लगाते, 30 को लगाते, यानी काम को हम उतना ही आदमी से करवाते, बढ़ाते नहीं, तो 14 दिन समय यहाँ पर लग जाता। लेकिन आप सोच सकते हो मेरे भाई 25 दिन पहले भी लगा था और 14 दिन फिर लग गया, इसका मतलब काम तो करने में कुल 39 दिन लग गया, लेकिन काम करवाना कितना दिन में था उसको, 38 दिन में। तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगा, बोलेंगे 1 दिन। हमसे यही पूछा है कितना दिन बाद बनेगा, यानी कितना हो जाएगा, एक ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर है, 1 दिन जो है उसको एक्स्ट्रा लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके पास कि ए और बी 2 पाइप जो है वो एक टंकी को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। ए और बी जो है वो 2 पाइप एक टंकी को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। ए मान लो भाई एक पाइप है जो टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो कितना मिनट भरेगा, 15 मिनट में भर देगा। सवाल ये बोला कि सी एक निकासी नल है, मतलब सी खाली करने वाला है। आदमी ए और बी को खोल कर चला जाता है, एक आदमी जो है वो ए और बी को खोल दिया और चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि टंकी को भरने के लिए समय पर लौटता है, मतलब टंकी जब भर जाता तो वो लौटता है, लेकिन वो देखता है कि पाइप सी तो यहाँ पे खुल गया है, ठीक है, खुला पाता है, तो शीघ्र पाइप सी को बंद कर दिया। अब तुरंत वो आकर के पाइप सी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद टंकी को भरने में 2 मिनट का समय लग जाता है। जैसे ही वो पाइप सी को बंद किया उसके बाद जो है वो टंकी को भरने में कितना समय लग गया, 2 मिनट। तो कह रहे हैं निकासी नल सी पूरे टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। आपको ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा काम पहले पता करना है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ये भरने वाला है जी प्लस, है ना, और सी जो है वो खाली करने वाला नल है, तो ये टोटल काम जो होगा 30 होगा, यानी ए जो है वो इसका इफिशियंसी 3 और इसका हो जाएगा 2, 15 दूना 30 और 10 तिया 30, तो यानी कितना हो गया, ए जो है वो 1 मिनट में 3 भर रहा है, तो बी जो है वो 1 मिनट में 2 भर रहा है। लेकिन हुआ क्या कि आदमी जैसे ही आया तो वो पाया कि टंकी तो पाइप सी भी खुल गया है, तो पाइप सी खुल गया तो फिर से वो पाइप सी को बंद किया और फिर भरना शुरू कर दिया, तो उसको 2 मिनट लग गया भरने में। आप अब बात को समझेंगे कि जब पाइप सी बंद है तो काम तो ए और बी कर रहा है, और ए और बी जो काम किया है वो 2 मिनट और अगर काम किया, ये 2 मिनट अगर और काम किया, 2 मिनट और ये काम किया, तो ये टंकी को फिर से भर दिया, क्योंकि ये पाइप सी जो है जब वो चला गया था तो पाइप सी कुछ खाली कर दिया था। तो यानी क्या हुआ कि जब 2 मिनट काम किया तो ये टंकी को फिर से भर दिया। मेरा कहने का मतलब है कि 1 मिनट में ये काम कितना करेगा, दोनों मिलकर के 1 मिनट में 3 और 2 5 काम करेगा, तो 2 मिनट में कितना करेगा, 10 काम करेगा, 10 काम करेगा 2 मिनट में, ठीक है। ये 2 मिनट जो है वो ए और बी को और चलाना पड़ा, तब जाकर के टंकी भरा, लेकिन सी तो बंद था। अच्छा, ये 2 मिनट एक और क्यों चलाना पड़ा, क्योंकि सी खाली कर दिया था, क्योंकि वो गया था इसको खोल के, लेकिन वो भी खुल गया था गलती से, तो आया तो भाई सी तो खाली कर दिया था, तो सी जितना खाली किया था वही नहीं इसको दोबारा भरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है सी जो है, सी यहां पर जो है वो 10 काम को खाली कर दिया था, सी 10 काम को खाली कर दिया था। सवाल में क्या बोला, निकासी नल सी पूरे टंकी को कितना मिनट में, यानी आपको क्या करना है, सी का इफिशियंसी पता करना है। तो हुआ क्या भाई कि जितना देर में ए और बी जितना देर तक पूरा काम करता, उतना देर में ये 10 जो है वो सी खाली करके बैठा था, सी जो है वो 10 खाली करके बैठा था। तो सी जो है अगर 10 खाली किया था, इसका मतलब ये लोग दोनों मिल के मात्र 20 ही काम किया होगा, ये लोग दोनों जो है वो मिल करके कितना काम किया होगा, 20 ही काम किया होगा, क्योंकि टोटल काम 30 था। टोटल काम कितना था, 30, और यहाँ सी जो है वो 10 काम, यानी 10, मान लीजिए 10 बाल्टी खाली कर दिया, तो 10 बाल्टी खाली किया, तो 10 बाल्टी खाली किया, और तो इसका मतलब ये लोग दोनों तो 20 बाल्टी भरा होगा बैठ के। अब ये लोग दोनों 20 बाल्टी भरा तो कितना समय लगा होगा,
20 बाल्टी भरेगा, 3 और 2 5 की इफिशियंसी से, यानी 4 मिनट का समय लगा होगा। लेकिन इसी 4 मिनट में ये जो 20 बाल्टी भरा है, इसी 4 मिनट में ये सी 10 बाल्टी खाली किया है। इसी 4 मिनट में सी जो है जी वो 10 बाल्टी खाली किया है, यानी सी का इफिशियंसी है 5/2। सी का इफिशियंसी कितना है जी 5/2। अब आपसे सवाल में बोला कि सी जो है वो पूरे टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो पूरा टंकी कितना है 30 भरेगा, पूरा टंकी भरेगा तो, और 5/2 के इफिशियंसी से करेगा तो ये हो जाएगा इतना 5 × 30 और 6 × 12, यानी 12 मिनट का समय लेगा सी पूरे टंकी को यहाँ पर खाली करने में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है यहाँ पे 31 नंबर। ए बी सी की औसत आयु 84 साल है जी, डी शामिल हो जाता है तो उसका औसत आयु 80 साल हो जाता है। एक नया व्यक्ति ई आता है जिसकी औसत आयु डी से 4 साल बड़ा है। ए के स्थान पर आ जाता है डी और बी सी डी ई की औसत आयु 78 साल है, तो ए की आयु कितनी है? ए की आयु, बस ये सवाल बस ऐसे ही घुमा रहा है, इसमें कुछ नहीं, बस इक्वेशन बनाओगे भाई बन जाएगा जल्दी से। ए बी सी की औसत आयु, ए बी सी की औसत आयु अगर 84 है तो तीनों को मिला के कितना होगा, बोलेंगे 84 × 3। 84 × 3 कितना हो जाएगा जी 240, 12 252, कितना हो जाएगा 252, यानी ए प्लस बी प्लस सी 252 है। फिर कह रहे हैं कि डी के शामिल होने पर औसत आयु 80 साल हो जाता है। डी के शामिल होने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तीनों जब मिल जाता है तो 80 साल हो जाता है, और 80 का मतलब है 8 × 32, यानी कितना हो जाएगा 320। तीनों मिलाकर के, चारों मिलाकर के कितना हो गया 320 साल कह रहा है यहाँ पर मेरे भाई। यहां से तो आप डी निकाल सकते हो ना, क्योंकि ए प्लस बी कितना है 252, तो ए प्लस बी प्लस डी कितना है 320, तो यहां से डी कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6, यानी डी का उम्र कितना है 68 साल। डी कितना का है जी 68 साल। लेकिन सवाल में बोला कि एक नया व्यक्ति ई आता है जिसकी आयु डी से 4 साल अधिक है, तो ई का आयु कितना होगा डी से 4 साल अधिक, यानी 68 4 कितना हो जाएगा 72 साल। ठीक है 72 साल। अब जो ई जो आता है ना वो ए के स्थान पर आता है, और उसके आने की वजह से बी सी डी ई का औसत आयु 78 हो जाता है। बी सी डी ई का औसत आयु कितना हो जाता है 78, तो 78 को 4 से गुना करोगे तो पूरा मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 78 × 4 यानी 280, और 8 × 32 312, 312, तो ये 312 हो जाएगा। बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी कितना हो जाएगा 312। कह रहा है ए की आयु कितनी है, आपको मेरे भाई ए की आयु निकालना है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर डी के बारे में हमको पता है, डी 68 हमको पता है भाई, ई भी पता है जी 72, कितना है पता 72। अगर आप इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाओगे तो बी प्लस सी निकल जाएगा, बी प्लस सी निकल जाएगा ना, क्योंकि डी प्लस सी घटा देंगे तो 68 और 72 कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140। जब आप यहाँ से 140 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2, 11 में से 4 जाएगा 7, और ये 2 में से 1 जाएगा 1, यानी बी प्लस सी 172 है। बी प्लस सी 172 है, आपको ए निकालना है। ए सवाल में ए प्लस बी प्लस सी 252 है जी, तो 172 घटाने से यहाँ से ए नहीं आ जाएगा। अगर 172 घटा दोगे तो 172 उल्टा घटाओ, 2 में से 2 जाएगा 0, 15 में से 7 जाएगा 8, है ना, और ये हो जाएगा यानी 80 साल। तो ए का जो उम्र होगा वो 80 रहा होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर है 80 साल। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा डी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके पास, कह रहा है एक मिश्रण में 80% अम्ल है। ये एक फिक्स टाइप का सवाल है और इसको बनाएंगे जल्दी से, बहुत ही सिंपल सवाल है, ये फिक्स टाइप का सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। कह रहा है कि एक मिश्रण में 80% एसिड है जी, अम्ल है और पानी है, एसिड और वाटर। 80% का मतलब है 4/5, तो अगर 4 पानी होगा तो 1 क्या होगा यहाँ पर, 4 अगर एसिड होगा अम्ल तो 1 क्या होगा पानी। कह रहा है कि अम्ल तथा जल के अनुपात को हम 4:3 बनाना चाहते हैं, तो कितना भाग पानी मिलाना पड़ेगा, कितना भाग। आप ये देखो कि अगर आप 4 और 3 अम्ल और वाटर मिला रहे हो तो कुल मिश्रण कितना हो गया, कुल मिश्रण कितना हो गया जी, कुल मिश्रण तो आपका 7 बन गया। कुल मिश्रण कितना बना 7, लेकिन आपसे बोला कितना भाग आप पानी मिलाओगे, तो पानी आप मिलाए कितना, 1 से कितना हो गया 3। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब पानी मिला रहे ना तो ये एसिड बराबर होना चाहिए, तो एसिड तो यहाँ पहले से बराबर है, अगर नहीं होता तो करते, लेकिन यहाँ बराबर है, तो डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कितना बढ़ा जी पानी 2, तो 2/7 हम मिलाए होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर है 2/7। ठीक है ना, कुल मिश्रण 7 है, उसका 2 हिस्सा आप पानी मिलाए तो कितना हो गया 2/7 आप पानी मिलाए। आइए अगले सवाल पे आएंगे। कह रहा है किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टीन, जस्ता जिंक, तांबा कॉपर और टीन, यानी टीन को टीन ही लिख देते हैं, टीन, ये तीनों जो है वो यहाँ पर
किस अनुपात में है जी? 2:3:1 में है, 2:3:1 में है। एक अन्य मिश्र धातु जिसमें तांबा, टीन और सीसा, अच्छा, एक अन्य मिश्र धातु जिसमें तांबा है, टीन है और क्या है जी? सीसा है। इसमें क्या था? जस्ता, तांबा और टीन। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या है? तांबा, टीन और सीसा। तांबा है, तांबा कहाँ हो गया? तांबा 5 है और जस्ता टीन कितना है? 4 है। टीन कितना है जी? 4। और उसके बाद एक और चीज यहां पर अलग आ गया है, सीसा। सीसा कितना है? 3। तो यहां कर लो भाई सीसा, एक और लिखो सीसा। सीसा, सीसा कितना है? 3 है। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि यदि दोनों मिश्रण के वस्तुओं के समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार कितना होगा। आपको ये बताना है कि जब दोनों मिश्र धातु को मिला करके यहां पर जो है वो एक नया बनाया जाता है, लेकिन दोनों को बराबर बराबर मात्रा, तो यहां क्या बराबर है? पहले बराबर करो, क्योंकि यहां कह रहा है कि दोनों मिश्र धातु के समान भार लेना है। जितना किलो इसमें से लेंगे उतना ही किलो इसमें से लेना है और उसको मिला देना है। तो कह रहा है सीसा का भार कितना होगा। पहले ये देखो 3 2 5 1 6 कितना है जी? 6। तो कुल भार यहाँ कितना हो गया? 6 किलो। कितना हो गया? 6 किलो। ठीक है ना, कुल भार कितना हो गया जी? तो आप बोलेंगे 6 केजी, जबकि यहाँ तो अलग है, 5 4 9 3 12 केजी है। तो आपके पहले दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना है जी? इसको 2 से गुना कर लोगे, पूरे अनुपात को आप 2 से गुना कर लोगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 दूना 2 और ये 6 दूना 12। अब हो गया 12 केजी। लेकिन अब सबको मिला देना है, कह रहा है दोनों मिश्र धातु को क्या करो? मिला दो। तो ये 4 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा तांबा, 4 और 2 6 हो जाएगा टीन, और 3 और ऊपर तो कुछ था नहीं तो 3 तो हो जाएगा सीसा। यहाँ पर इस अनुपात में यहाँ पर आ गया। सवाल में बोला कि प्रति किलोग्राम शीशे का भार कितना है। सीसा है कितना जी? 3। सीसा है कितना? और टोटल अनुपात कितना है? 9 4 13 6 19। ठीक है ना, 3/19 जो है यहाँ पे सीसा है, लेकिन प्रति किलोग्राम बोला। 9 6 15 3 18 4, ओ सॉरी, अरे यार, ये सीसा है कितना? सीसा बोलेंगे 6, सीसा तो 3 है, लेकिन टोटल कितना है? 6 3 9 9 18 और 4 22 है ना। कितना हो जाएगा? 22। 3/22 हो जाएगा। कह रहा है 5 4 3 के अनुपात में है। तो दोनों मिश्र धातु के समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का मात्रा क्या है? नई मिश्र धातु यही है। प्रति किलोग्राम शीशे की मात्रा क्या है? 1 किलो में शीशा कितना आएगा? तो 3/22 आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहां पे हमको निकालना क्या है जी? तो मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे की भार पता करना है। प्रति किलोग्राम शीशा, तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा यहां पे गलती है, ये 6 और 5 11 होगा भाई, 9 नहीं होगा। ये 6 5 कितना हो जाएगा? 11। तो ये 11। तो आपको निकालना है प्रति किलोग्राम शीशे की भार। तो शीशा है कितना जी? 3, लेकिन कुल यहाँ टोटल है कितना? आप बोलेंगे 6 3 9 और 11 20 और 4 24, यानी 24 में 3 भाग शीशा है। तो हर 1 किलो में 1/8 शीशा होगा। 1/8 यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आंसर है, 1/8। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 34 नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि 10,000 रुपए के 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। मेरे भाई जब 5% होता है ना, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको याद रखना है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15.7625%। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। और 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा, ये तो आपको पता ही होगा। 1 साल का अगर 5% तो 3 साल का 15%, सीधा सीधा। साधारण ब्याज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसका जब अंतर लेंगे ना, अंतर, तो ये आएगा 0.7625% है ना। और वो किसका जी? इतना किसका प्रतिशत निकालना है? 10,000 का प्रतिशत। किसका? 10,000 का। तो यहाँ बटे 100% के लिए, और कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हो मेरे भाई, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 4 जीरो, तो ये 4 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। 7625/100 यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा 76.25 रुपीज। ठीक है ना। आइए, ये कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान में रखना है कि 3 साल का सीआई और 3 साल का एसआई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है, किसी बैंक में लिपिकों और अधिकारियों की आय 7:8 के अनुपात में है। प्रत्येक लिपिक अपने आय का 4% कल्याण कोष में देता है,
जबकि प्रत्येक अधिकारी जो है वो 5% कल्याण कोष में देता है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने कोष में 240 रुपया दिया तो बताइए कि लिपिक का वेतन कितना है। इस सवाल को बनाने की जरूरत नहीं है, हम बना के भी बता रहे हैं, लेकिन इस सवाल को बिना बनाए हम बना लेंगे। कैसे कह रहा है कि सवाल में कह रहा है किसी बैंक में लिपिक की अधिकारियों की आय, यानी लिपिक का आय कितना है 7, लिपिक का आय अगर 7 है, लिपिक का आय अगर 7 है तो अधिकारी का आय 8 है। हमसे लिपिक का आय पूछा है, लेकिन सवाल में लिपिक का आय भी दे रखा है 7, तो आंसर वही होगा जो 7 से कटेगा। 7 से ई भी नहीं कट रहा है, ई भी नहीं कट रहा है, ई भी नहीं कट रहा है, ऑप्शन बी यही आंसर है जो 7 से कट रहा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं सोल्व कैसे करेंगे। मान लो मेरे भाई कि ये लिपिक है, लिपिक, और ये क्या है अधिकारी, इसका वेतन जो है वो 7x और 8x है। इस 8x का यानी अधिकारी का 8x का 5% जो है वो देता है दान देता है, और वो किसके बराबर है 240 के बराबर, क्योंकि सवाल में बोला है, सवाल में बोला कि प्रत्येक अधिकारी कोष में जो है वो 240 रुपया देता है, लेकिन यहां बोल रहा है 5% देता है, तो अपना इनकम का जितना कमाता है उसका 5% वो दान दे देता है, जो कि 240 रुपया है। तो मेरे भाई यहां से आप निकालोगे 8x और 5% का मतलब 1/20 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 240। यहां से सोल्व करोगे भाई तो 8 3 24 30, और x का मान हो जाएगा 30 × 20 यानी 600, कितना हो जाएगा 600। लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था जी प्रत्येक लिपिक का वेतन। तो लिपिक कितना कमाता है 7x, 7x का मान कितना होगा तो 7 × 600 यानी 7 6 कितना हो जाएगा 4200। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर है, लेकिन इसको बनाने की जरूरत नहीं था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट कह रहा है यहां पर कि मैंने 120 कॉपी 3 रुपया प्रति कॉपी के हिसाब से खरीदी। हम क्या किए कि 120 को कॉपी खरीदे, 120 खरीदे, टोटल कितना खरीदे जी 120 को 3 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे तो टोटल जो सीपी होगा मेरा वो कितना, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 120 को खरीदे 3 के हिसाब से तो कितना लग गया होगा पैसा, यहाँ पर 120 थी 360 रुपया लगा होगा। ठीक है ना, उनमें से 1/3 का मतलब है 120 का 1/3। मेरे भाई जब आप 120 का 1/3 करोगे तो 40 कॉपी जो है वो 4 रुपए के हिसाब से बेच दिया। 40 कॉपी 4 रुपए के हिसाब से बेच दिया, यानी 160 रुपया तो यहां से कमा लिया, 160 रुपया तो यहां से कमा लिया ये। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसकी उनकी आधी का मतलब इन्हीं का, तो ये जो बचा ना 120 का आधा, 120 का आधा कितना 60 कॉपी, 60 कॉपी जो है वो 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया। 60 कॉपी कितना के बेचा जी 5 रुपए के, तो कितना हो जाएगा 300 रुपये यहां से कमा लिया। ठीक है ना, और 160 रुपये यहां से कमा लिया। फिर कह रहा है कि बाकी को उनके क्रय मूल्य पे बेच दिया। अभी बचा कितना है 40 को यहां बेचा, 60 को यहां बेचा, 100 को अभी 20 को बचल है, तो 20 को जो है वो क्रय मूल्य पे बेचा, और क्रय मूल्य कितना होता है 3 रुपया, तो यानी 60 रुपया यहां से भी कमा लिया। सोच लो भाई इतना कमा लिया कॉपी बेच के। तो ये हो गया यहाँ पर 300 और ये 400, 160 68 कितना हो जाएगा 220 और ये 520, तो टोटल जो एसपी आ गया, टोटल विक्रय मूल्य आ गया वो कितना हो गया जी 520 रुपया। कितना आ गया मेरे भाई 520 रुपया में 360 रुपया में खरीदा था, 520 रुपया में बेचा, यानी कितना का इसको जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 120 40 यानी 160 का, 160 का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए पर, बोलेंगे 360 रुपए पर, है ना, गुने कितना हो जाएगा 100, 1 0 से यहाँ कटेगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 2 से 5 बार में, 2 से हो जाएगा 18 बार में। ठीक है ना, 2 से हो जाएगा 9 बार में, और 2 से हो जाएगा 80, तो अब तो कटेगा नहीं, ये 400/9, 400/9 का मतलब होता है ये ऑप्शन बी यहाँ पे 44.419% आप डिवाइड करोगे तो वही आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और ये बाह्य रूप से स्पर्श करती हैं, मान लो ये एक वृत्त है सर और ये एक वृत्त है, दोनों जो है यहाँ पर बाहर से एक दूसरे को टच करता है, इसका यहाँ पर सेंटर है O और इसका भी सेंटर है O डैश, ये दोनों बाहर से ऐसे दोनों को टच करता है, तो कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, एक का त्रिज्या 9 है तो एक का त्रिज्या कितना है 4 है, तो दूरी कितना हो जाएगा 9 4 13। ए भाई उभयनिष्ठ, अच्छा सॉरी बाह्य रूप से स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछा है। अच्छा जी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब है ये वाला, ध्यान देने वाली बात है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपसे पूछा है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, ई वाला टेंजेंट, ये ऐसे बनेगा ना, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो ये आपसे पूछा है कि इसकी लंबाई यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, यदि दो वृत्त की त्रिज्या 9 और 4 सेंटीमीटर और ये बाह्य रूप से स्पर्श करती हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक अगर हम दूरी पता करेंगे
स्पर्श रेखा तो ये ना, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो कई सारा बनेंगे। कौन सा उभयनिष्ठ पूछा है यहाँ पे? दो वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है और ये बाह्य रूप से स्पर्श करती है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपका ये होगा, ये। तो यहाँ कितना बनेगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 जी, और ये कितना होगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा, 4। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये बनेगा, ये बनेगा। देखिए तो ये कैसे हो जाएगा? हमें ये वाला निकालना है, ये वाला उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपको पता करना है, ये वाला। तो इसकी लंबाई क्या होगी? आपको ये बात पता है कि अगर इसका त्रिज्या 9 है और इसका त्रिज्या यहाँ पे कितना है? 4 है। आपको यही पता करना है कि ये लाना है, ये कैसे आएगा? ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल है। तो पहले आपको इसके बीच की दूरी निकालना है। ये दूरी कितना होगा? आप बोलेंगे 9 यहाँ से यहाँ तक और ये 4, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 13 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पर एक समानांतर रेखा खींचेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 13। आप ध्यान से देखो, अगर ये 4 है तो ये भी 4 रहा होगा, लेकिन ये तो पूरा 9 है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 है। अगर ये 5 है और ये 13 है मेरे भाई, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में क्या बनता है? 90 डिग्री। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है और ये एक त्रिज्या है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ बन रहा है मेरे भाई 90 डिग्री। अब ये जो है वो 13 है, ये कितना है? 13, और ये 5 है, तो ये कितना होगा? 12, और आपका आंसर जो है यही 12 होगा। 12 कैसे होगा जी? क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक किसी भी समकोण त्रिभुज में जो ट्रिपलेट होता है वो 5, 12, 13 होता है। अगर ये 13 है ना, समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर 13 है और कोई एक साइड 5 है, तो दूसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम से जब आप निकालोगे तो 12 ही आएगा, और ये वही 12 है। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि 9 कुर्सी और 3 मेज की कीमत, यानी 9 कुर्सी और 3 गो टेबल जब खरीदे तो 306 रुपया लग गया जी। 9 कुर्सी प्लस 3 गो जब टेबल खरीदे तो कितना लग गया? 306 रुपया। फिर कह रहा है यहाँ पर कि अगर 8 कुर्सी और 2 टेबल खरीदे, 8 कुर्सी और 2 टेबल खरीदे मेरे भाई, तो कितना लगा जी? 246 रुपया लगा, 246। सवाल में बोला कि 6 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य कितना होगा? 6 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य कितना होगा? 6 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य आपसे पूछा है, 1 टेबल का मूल्य आपसे पूछा है, 6 और 1 का, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमको ये तभी हम निकाल पाएंगे जी जब हमें 1 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य यहाँ पर पता होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? 1 टेबल और 1 कुर्सी का मूल्य कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी एक को हटाना है, क्योंकि ये तो अब 2 समीकरण का रैखिक मतलब लीनियर इक्वेशन बन गया यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो निकल जाएगा ये। कैसे हो जाएगा? 2, 8 यानी 1 और 3, 2, 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। आप टेबल को या तो हटा लो या तो फिर कुर्सी को हटा लो। तो अगर मान लो भाई आप टेबल को सेम करना चाहते हो काटने के लिए, तो इसको 2 से गुना करेंगे और इसको वाला से इसका कोफिशिएंट से यहाँ 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो ऊपर चला जाएगा 18C, ये हो जाएगा 3 दूना 6T, और ये हो जाएगा 306 दूना 612, ये हो जाएगा 8 तरीके 24C, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6T, और ये कितना हो जाएगा? 246 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 3 18 1, 4 3 12 1 3, और 1 बचेगा, 3 दूना 6 1 7, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे अगर घटा देते हो, इसको अगर घटाओगे मेरे भाई, तो आपको 1 कुर्सी का कीमत मिल जाएगा। जब आप इसको घटाओगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6C, और ये हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, और 7 में से 6 जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा। तो 1 कुर्सी का दाम कितना होगा? 6 दूना 12, 6 कम 6, यानी 1 कुर्सी का दाम हो जाएगा 21 रुपया। 1 कुर्सी का दाम कितना आ गया जी? 21। लेकिन आपको केवल कुर्सी नहीं पूछा था, आपसे तो 1 टेबल भी बोला है, तो आपको 1 टेबल भी निकालना है, यानी टी का भी मान निकालना है। भाई अब किसी भी समीकरण में, चाहे इसमें 4 में से कोई भी समीकरण बैठा दो, सी की जगह पर 21, तो सी की जगह पर 21 मान लो, हम इसमें बैठा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 21 प्लस ये हो जाएगा 2T, और बराबर कितना? 246, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया जी? 21 8 हो जाएगा 168, और ये हो जाएगा प्लस का 2T, और ये हो जाएगा 246। आप अगर 168 यहाँ से घटाओगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा? 13 में से 6 जाएगा 7, और ये 78। तो 2T का मान 78 है, तो T का मान कितना हो जाएगा? 39। यानी 1 कुर्सी का मान जो है वो 1 टेबल का मान 39 यानी 39 है। 1 टेबल का मान 39 है, 1 कुर्सी का मान 21 है। अब सवाल में आपसे जो बोला था वो निकाल लेंगे। सवाल में क्या बोला था? 6 कुर्सी खरीदना है, तो 6 कुर्सी खरीदना 21 रुपये के हिसाब से, तो 126 रुपया तो यहाँ पे बन गया, और 39 रुपया एगो टेबल का, तो 9 6 15 रुपया,
1 हो जाएगा, 12 3 15 1 16 यानी 165 रुपया। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा 165। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि एक सरवाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। वाई थैले से 5 गोली निकाल लिया जाता है और एक्स थैले में डाल दिया जाता है। तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है। अब हर थैली में गोलियों की संख्या क्या है? अब बोल रहा है कि हर थैले में गोली, तो यहाँ कह रहा है कि 2 थैला है, एक एक्स है और एक वाई है। कह रहा है कि इसमें गोलियों की संख्या जो है वो 2:3 है। अगर एक्स में 2 ठो गोली था तो वाई में कितना था? 3 ठो कह रहा था। वाई में से 5 गोली निकालने पर एक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वाई में जब 5 गोली निकाले और उसको क्या कर दिए? एक्स में डाल दिए, तो क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया। एक्स में डाल दी गई, तो अब हर थैली में गोली क्या हो गया? यहाँ पर बराबर। एक्स में डाल दिया गया और हर थैली में क्या हो गया? गोली यहाँ पे बराबर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो कि ये 20 है और ये 30 है। एक्स में जो है वो 20 गोली है और वाई में कितना है? 30 गोली है। जैसे ही 5 गोली वाई में से निकाले, किसमें से? वाई में से, तो 5 अगर इसमें से निकाल के इसको दोगे तो क्या दोनों बराबर हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। यानी 5 इसमें से निकाले तो ये तो 25 हो गया, लेकिन निकाल के बोल रहा है कि एक्स थैली में डाल देना, तो ये भी कितना हो गया? इसी का 5 इसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो दोनों तो बराबर हो गया। दोनों क्या हो गया? बराबर। कह रहा है अब हर थैली में गोलियों की संख्या बराबर हो गई, तो गोलियों की संख्या कितना बराबर हो गई? 25, और यही 25 जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है ना। अब आइए एक और सवाल है आपके पास, लास्ट 40 नंबर। ये कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 25 से कट रहा होगा। तो ऐसे सवाल में ऑप्शन से करेंगे कि जो आंसर वही होगा जो 25 से कटेगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। अच्छा, 25 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक 25 से कटता है, तो लास्ट के 2 अंक ये तो नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर सवाल कुछ भी नहीं बोलता तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 9999। लेकिन इसको 25 से कटाना भी है, तो हम इसको 25 से भाग दे लेंगे। देख लेते हैं ये काहे नहीं कट रहा है। तो 25 से कितना हो जाएगा? 75 है ना। ये कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 25 9 हो जाएगा 225। ये हो जाएगा यहाँ से 24, फिर आएगा यहाँ पे 9, तो 25 9 कितना हो जाएगा? 225। ये कितना आएगा? 24। ये 24 जो बच जा रहा है ना, ये जो 24 बच रहा है, इसी चलते ये नहीं कट रहा है। काश ये 24 नहीं बचता तो ये पूरा पूरा कट जाता, लेकिन ये 24 बचा इसलिए नहीं कट रहा है। अगर आप इस 24 को हटा देते हो, या तो आप 24 को हटा दो या फिर आप एक और जोड़ दो। अगर एक और जोड़ दोगे तो ये 4 अंक से 5 अंक बन जाएगा। तो हमें 5 अंक का नहीं चाहिए, हमें तो 4 ही अंक का चाहिए। इसका मतलब है अगर आप 24 हटा देते हो तो ये संख्या जो होगा पूरा पूरा 25 से कट जाएगा। तो इसमें से आप 24 घटा लो, जो आएगा वही आंसर होगा। 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा? 99। 99 75, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा का पूरा 40 सवाल 20 सवाल था SSC GD का। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।